जीवन उत्साह न्यूज पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि एक आम आदमी जो अपनी सरकारों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने नुमाइंदों से जो एक्सपेक्टेशंस करता है वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो। और एक आम आदमी चाहता क्या है सरकार से? केवल इतना कि उसके बच्चों के लिए, उसके लिए, उसको जो एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है, या फिर उसकी सुरक्षा की बात है, या फिर जो सुविधाओं की बात है वो उसको मिलती रहे। एक आम आदमी इतनी ही एक्सपेक्टेशंस करता है और इसके लिए वह अपने ज़िंदगी में जो भी कमाता है उसका एक टैक्स के रूप में भुगतान करता है सरकारों को, और सरकारें उसके बदले में एक आम आदमी को सुविधाएं देती हैं। यानी ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिए जैसे हैं। इधर से पैसा जाता है सरकारों के पास, सरकारें उसको योजनाओं के रूप में एक आम आदमी तक भेज देती हैं। और इसके लिए सरकारों ने एक तंत्र बनाया हुआ है, हमारे संविधान का एक तंत्र बना है जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर और पंच तक लोग एक इसका हिस्सा है। इन लोगों की जिम्मेवारियां होती हैं कि वह लोगों की समस्याओं को लेकर, लोगों की जरूरतों को लेकर योजनाएं बनाएं और इन योजनाओं के माध्यम से उनको सुविधाएं दें। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं पिछले 2 वर्षों से आपके बीच में इस तरह की चीजों को लाने का प्रयास करता हूं, और आज मैं आपके बीच में लेकर चल रहा हूं बड़सर विधानसभा में जो पिछले जिंदगी या आगे का जो भी योजनाएं होती हैं, या जिस तरह से जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक के रूप में हो या पूर्व विधायकों के रूप में हो या फिर जनप्रतिनिधियों के रूप में हो, वह जो आम आदमी तक जो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उन बातों को लेकर आज मैं आपके बीच में लेकर चल रहा हूं। वर्तमान में विधायक श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, जो कि पिछले टर्म में भी विधायक थे और आज भी विधायक हैं, और इनके माध्यम से जो क्षेत्र में डेवलपमेंट्स की बात होती है, जो इन्होंने की है और जो इनकी आगे प्लानिंग्स हैं, उनको लेकर मैं चलूंगा और हम इनसे चर्चा करेंगे किस तरह से ये लोगों की उम्मीदों पर और बेहतर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या क्या इस तरह की इन्होंने प्लानिंग की है, क्या इनका विजन है जिसके माध्यम से एक आम आदमी का इनके ऊपर और विश्वास गूढ़ा हो जाए। तो चलिए मुलाकात कराते हैं आपकी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी बड़सर से। लखनपाल जी, जीवन उत्साह न्यूज के इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आज हम आपका स्वागत करते हुए यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आज आप एक विधायक के रूप में बड़सर को सेवाएं दे रहे हैं। पिछले टर्म में भी आप विधायक थे, आज भी हैं। इस बार विधानसभा में जाकर भी आप लोगों को कुछ निराशा सी हाथ लगी, तो सबसे हम चाहेंगे कि पहले उस पर थोड़ी सी 2 मिनट की चर्चा हम करें कि किस तरह से ये सब चीज़ें हुई थी और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी सरकार से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। और सबसे पहले तो मैं आज महाशिवरात्रि का पर्व है जी, और इस पर्व में अपनी तरफ से पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जिला हमीरपुर के निवासियों को और प्रदेश के निवासियों को इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर। और जहाँ तक जैसे आपने कहा कि विधानसभा में जो प्रकरण हुआ उसमें मैं समझता हूँ उससे मैं निश्चित रूप से काफ़ी दुखी भी हुआ हूँ। दुख का विषय इसलिए है क्योंकि सरकार की वहाँ एक बहुत बड़ी फेलियर रही। जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने बजट अभिभाषण को पढ़ना था जी, सरकार की जो 1 वर्ष का लेखा जोखा होता है उसको राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में व्यक्त करते हैं जी। हुआ ऐसा, जब शुरुआत हुई तो राज्यपाल महोदय ने जैसे अपना अभिभाषण पढ़ा जी, उन्होंने शुरू के 4 पन्ने पढ़े और फिर एकदम से अंत के पन्ने में जाके उन्होंने उसको समाप्त करने की कोशिश की, जिससे हम जो विपक्ष के जो हमारे नेता थे उन्होंने उस पर विरोध किया जी कि आप पूरा पढ़िए, लेकिन उन्होंने उसको पूरा नहीं पढ़ा और वहाँ से वो विधानसभा से चले गए जी, डिप्टी स्पीकर के कमरे में। तो हम लोग भी सारे विधायक जितने विपक्ष के थे सभी खड़े हुए, हमने नारेबाजी की थोड़ी देर सदन में, फिर हम बाहर चले गए जी, और जहाँ स्पीकर के कमरे के बाहर सीढ़ियाँ थी वहाँ बैठ के हम विरोध प्रदर्शन करते रहे अपना, क्योंकि अभिभाषण को यदि उन्होंने संक्षिप्त में पढ़ना था तो विपक्ष के नेता को, सरकार को
अपने विचार बताने चाहिए थे और उनको बताना चाहिए था कि भी ऐसे ऐसे राज्यपाल महोदय स्वस्थ नहीं है और वो पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ेंगे और जो अभिभाषण है उसको पढ़ा हुआ समझा जाए जी। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जी। लेकिन उसकी एक पर्याप्त सूचना जो थी वो कार्य संसदीय मंत्री को देनी चाहिए थी, विपक्ष के नेता को, जैसा अमूमन होता रहा है पहले भी जी। तो वो हुआ नहीं, कुछ नहीं। तो उससे थोड़ा सा हमें भी बुरा लगा कि कोरोना काल में 1 वर्ष के बाद जो है हमारी विधानसभा का कार्यक्रम शुरू हुए जी। और उसमें जो हमने जनता की आवाज़ उठानी थी या जनता की बात करनी थी या राज्यपाल महोदय क्या संदेश देना चाहते हैं उसको हमने सुनना था, इतनी सी बात थी। और हम अपनी उसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ जी। उस समय भी सरकार ने कोई आत्मीयता नहीं दिखाई और ना ही कोई सकारात्मक रूप से वो हमारे विपक्ष के नेता के पास आए, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि जो संसदीय कार्य मंत्री है उनको आना चाहिए था विपक्ष के नेता के पास जी। कि आप विरोध प्रदर्शन बंद करिए और आप 4-5 लोग आकर बात कर लीजिए जी। चैम्बर में बैठे हैं राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय भी थे, स्पीकर महोदय भी थे जी। और सारा बात खत्म हो जानी थी। लेकिन उन्होंने, सरकार ने जो है इसको एक अपनी एक हट बना लिया जी। और पहले वो आए कार्य संसदीय मंत्री सुरेश भारद्वाज जी, फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर आए हंसराज जी और उन्होंने वहाँ पर हटो 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 करके पीछे से, क्योंकि हमारा जो फेस था वो बाहर की तरफ था जी। वो पीछे से आए और उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी। और इससे सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार का जो कर्तव्य होता है कि जो एक डिग्निटी है राज्यपाल, उनको सेफली कहाँ से ले जाना है और कैसे ले जाना है। जब उनको पता था कि बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है और वो उनको बाहर ले आए और एक साइड से जहाँ हम बैठे हुए थे, साइड में गमले लगे हुए थे और उनकी तरफ से उन्होंने उनको धकेल कर कार की तरफ को ले जा रहे थे जिसका हमने विरोध किया और उतने में उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी डिप्टी स्पीकर हंसराज जी ने जी। और सुरेश भारद्वाज जी ने। धक्का मुक्की में क्या हुआ कि वहाँ पे वो सारे ही फिर धक्का मुक्की लग पड़े करने जी। पक्ष के लोग भी, विपक्ष के लोग भी और पुलिस वाले भी जी। उस धक्का मुक्की में ये सारा एपिसोड हो गया जिसको रोका जा सकता था जी। सरकार की जिम्मेवारी थी, सरकार को चाहिए, नहीं हो सकता था ऐसा, लेकिन सरकार ने सबसे बड़ी गलती की और सारी गलती का ठिकरा विपक्ष के ऊपर डाल दी जी। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि बहुत गलत सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया। मतलब एक मैनेजमेंट का एक व्यवस्था नहीं हो पाई आपका, ये मैं मानता हूं। मैनेजमेंट सरकार का काम है ना जी, जी। तो सदन का चलाना सरकार का काम है जी। क्या खामियां हैं, इंटेलिजेंस की कमी है, सिक्योरिटी की कमी है, वो तो सरकार ने देखना है जी। विपक्ष के लोग तो हो हल्ला करेंगे जी, विरोध प्रदर्शन भी करेंगे जी। अब उसके बीच में से आपने किसी डिग्निटी को निकालना है तो वो तो सरकार की जिम्मेवारी थी जी कि उन्होंने कैसे सेफली ले जाना है जी। लखनपाल जी, अब हम बड़सर विधानसभा की तरफ चलते हैं और क्योंकि अब वाकई ही मुद्दा आगे, इलेक्शन भी आ रहे हैं, 2-1 साल रह गए हैं इलेक्शंस के चुनाव के लिए। सबसे पहला सवाल पे हम लेकर चलते हैं, गतिरोध बना रहता है यहाँ पर कि एक बड़सर के अंदर एक सेक्रेटरीट और बस स्टैंड का चर्चा चल रही है, काफी लंबे समय से ये अलग अलग बयानबाजी चलती रहती है। अभी वर्तमान में आप विधायक हैं, तो आपका इसमें क्या पक्ष है कि क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? देखिए रमेश जी, बहुत ही अहम सवाल है जी। और पिछले 8-9 वर्ष से जो है ये मिनी सेक्रेटरीट का और बस अड्डे का मामला जो है लटका हुआ है जी। और इसमें जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी, वो इसका ठिकरा मुझ पर फोड़ते हैं जी। वो ऐसा प्रचारित करने की कोशिश करते हैं कि विधायक नहीं चाहता कि ये दोनों चीजें यहाँ बने जी। जबकि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ रमेश जी कि ऐसा कौन विधायक होगा जो अपने क्षेत्र में काम नहीं करवाएगा जी। अगर यहाँ मिनी सेक्रेटरीट बनेगा तो विधायक के लिए थोड़ा ना बनेगा जी। वो तो तमाम जो हमारे क्षेत्र की जनता है उनके लिए बनेगा जी। बस अड्डा भी हमारी जनता के लिए बनेगा, विधायक के लिए थोड़ा ना बनेगा जी। तो इस प्रकार की जो ये मतलब कि बेवकूफाना वाली जो बातें करते हैं वो हजम होने से परे हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। पिछले 8 वर्षों से जब से मैं विधायक बना हूं, मैं लगातार, चाहे मेरी सरकार थी चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, हर प्लानिंग की मीटिंग में, विधानसभा के हर सदन में मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं। और इसके बारे में जो सरकार की तरफ से जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसकी तरफ से जो जवाब आता है वो बहुत ही चिंता का विषय है जी। हुआ क्या कि 2012 में जब चुनाव होने थे उससे 6 महीने पहले ये सारा एपिसोड हुआ जी। अड्डा बनाने के लिए हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने शिलान्यास कर दिया जी, और मिनी सेक्रेटरीट का भी कर दिया तहसील भवन में जी। अब जो इन्होंने स्थान वहाँ पे चयनित किए हैं,
जब मैंने मिनी सेक्रेटरीट के लिए प्रश्न लगाया सदन में, तो वहाँ से सरकार का जवाब आया कि ये बिल्डिंगें हम तोड़ नहीं सकते और यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट बनाया जाना मुश्किल है। अच्छा। और उसके कुछ दिनों बाद ही जो हमारे बार काउंसिल के जो लोग थे उन्होंने विरोध कर दिया और एक PIL डाल दी हाई कोर्ट में जी कि ये जो मिनी सेक्रेटरीट जो है ये हाई कोर्ट के पार जो हमारा सब जज का जो कोर्ट है वहाँ पर बनना चाहिए जी। कुछ इसको लेके उनकी आपस में गतिरोध हो गया। जब हाई कोर्ट में सब जुडाइस हो गया केस, तो उसमें तो मैं क्या कर सकता था जी। लेकिन साल के बाद या 2 साल के बाद उसका निर्णय आया, तो उसमें हाई कोर्ट ने भी यह निर्णय दिया कि भविष्य में सरकार जब भी मिनी सेक्रेटरीट का निर्माण करेगी तो बार काउंसिल के लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लें, ऐसा उस डिसीजन में लिखा हुआ है। जी जी। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैंने उसमें देखा कि उसकी जो ड्राइंग थी उसको चेंज करना था जी। फिर इनका था जहाँ बस अड्डे का जहाँ शिलान्यास हुआ है जी, वहाँ पर जब हमने सरकार से बात की, सरकार ने कहा जी ये जगह पर्याप्त नहीं है बस अड्डे के लिए। ओके। क्योंकि नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे से 8 मीटर आपको सेटबैक छोड़ना पड़ेगा जी। तो उसके चलते अभी तक NOC नहीं मिल पाई है जी। जिस समय जो इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं PWD के जी, उनको मैंने बुलाया अपनी सरकार के समय में जी, और उनसे मैंने पूछा भी क्या हो सकता है, आप मुझे ड्राइंग बताइए इसकी। तो उन्होंने कहा कि जो ड्राइंग बनी है और उस ड्राइंग के मुताबिक यहाँ पे 2 या 3 बसें खड़ी हो सकती हैं केवल मात्र। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा भाई फिर जब इतना बड़ा अड्डा बनना है उपमंडल में और बसें यहाँ पे खड़ी होनी है, तो 2 या 3 ही बसें के लिए फिर अड्डा किस बात के लिए बनना जी। आप इसके लिए और जगह एक्वायर करो जी, या इसके लिए और कोई स्थान देखो जहाँ पर फिजिबिलिटी बने और बड़ा अड्डा बने, अगले 50-60 वर्षों के लिए बने जी। अब 2-3 बसें खड़ी करके वहाँ पे आप 3-4 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे और वहाँ पे 3 ही बसें खड़ी हों तो उसका फायदा क्या? वेस्ट ऑफ मनी है, उसका तो कोई वो नहीं है जी। तो मैंने उनको कहा कि आप इसको ड्राइंग को किसी तरीके से सेट करो जी। फिर बात चली कि बड़सर के जो हमारे बड़सर पंचायत के प्रधान थे या वहाँ के जो प्रतिनिधि थे जी, वहाँ की जो जनता थी, उन्होंने फिर कहा कि बस अड्डे के लिए हमने जगह दान में दी हुई है जी। हाई जहाँ पे इनका कोर्ट कम्प्लेक्स है जी, जी। वहाँ पर। तो हमने कहा चलो उसको देख लेते हैं। जब वहाँ पर गए, वो 65 कनाल का रकबा जो है बड़सर की जो पंचायत के लोग हैं उन्होंने सरकार को दान में किया था। बिल्कुल। और उसमें रजिस्ट्री में भी लिखा हुआ है उसमें बस अड्डा और मिनी सेक्रेटरीट वहाँ बनाया जाए जी। लेकिन हुआ क्या कि वो जो जमीन जो अधिग्रहित हुई वो DC पूल में चली गई। अच्छा। और इन द टाइम जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ वो कोर्ट के लिए जगह दे दी जी, कुछ ECH वालों को कोर्ट जगह दे दी, कुछ DSP ऑफिस बनाने के लिए दे दी जी, जी। कुछ जो है उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बनाने के लिए दे दी जी, जी। और जो प्राइम लैंड थी वो सारी अन्य विभागों को चलेगी और बस अड्डे का और मिनी सेक्रेटरीट का जो मामला है वो खटाई में पड़ गया। वो उसमें भी क्या राजनीति हुई क्या नहीं हुई, उस समय तो मैं विधायक नहीं था जी, लेकिन उस समय जब यहाँ पे ये शिलान्यास हो गए दोनों चीज़ों के, अब ये मसला जो ऐसा टेक्निकल उसमें फंस गया हुआ है कि बस अड्डे का सबसे बड़ा समस्या हमें जी यहाँ पे बिल्कुल। मिनी सेक्रेटरीट की जहाँ तक बात है उसकी अभी रीडिजाइनिंग हो रही है, दोबारा से ड्राइंग बन रही है जी। तो शायद उसका तो काम अभी धरातल पर आ जाएगा, लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा, उसमें कर रहे हैं। मैंने भी अपनी तरफ से प्रयास किया है, सरकार की तरफ से भी प्रयास हो रहा है जी। तो हो सकता है कि वो जल्दी काम हो जाए। लेकिन बस अड्डे के लिए अभी प्लानिंग की मीटिंग में जब मैंने दोबारा से पूछा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, तो उन्होंने कहा कि आप और कोई जगह देख लीजिए जहाँ पर बस अड्डा बन सके। अब बड़सर में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सारी की सारी भूमि वन भूमि है, या कहीं पर खुदरो दरख्तान है या कहीं पे DPF एरिया है, तो अब वन विभाग से परमिशन लेना भी एक कोई आसान काम नहीं है जी। तो उसके लिए अभी चल रही है बात। जैसे जैसे कहीं से अगर ऐसी कोई बात बनती है, सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर वन विभाग से भी परमिशन लेनी पड़े तो उसको ली जाए और अड्डा बनाया जाए। वो बनना भी चाहिए और बनना भी अच्छा चाहिए जी। जब इतना समय लग रहा है तो उसको अच्छा बनना चाहिए ताकि वहाँ पर बसें भी पर्याप्त मात्रा में हो, कंडक्टर ड्राइवर के लिए रेस्ट रूम भी हो बिल्कुल, और लोगों को बैठने के लिए वेटिंग रूम भी हो, कैंटीन भी हो, साथ में किसी को रात बरात ठहरना पड़ जाता है उसके लिए रेस्ट रूम भी होना चाहिए। और टैक्सी वाले जो होते हैं वो भी एक पार्ट एंड पार्सल हैं परिवहन विभाग के, उनके लिए भी कहीं ना कहीं जगह होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे वो मेरे में खड़ी करते हैं गाड़ियाँ, उनको वहाँ पे अस्थायी रूप से भी कोई ढांचा नहीं है तो ट्रैफिक जाम होता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसी प्लानिंग सरकार को करनी चाहिए
अधिकारियों को करनी चाहिए, जिससे ये सारी समस्याएं एक छत के नीचे आ जाए। जी। तो ये मेरा इतना सा कहना था। तो इसको दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसको वो राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते जी। हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है रमेश जी, हमारे जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, मैं विधायक हूँ जी, लेकिन आज विधायक को पूछता कौन है? सरकार हमारी नहीं है, सरकार दूसरी है। वो अधिकारियों की तो यहाँ तक वो बात है कि वो हमसे कभी किसी चीज में राय भी नहीं लेते। जी। तो ये लोकतंत्र काय का हुआ? वो डरते हैं हमसे बात करने में कि अगर हम विधायक से बात करेंगे तो दूसरी पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे, हमारी बदली हो जाएगी। ऐसी तो मतलब कि हमारी जो सिस्टम में जो ये कमी है, इसको दूर किया जाना बहुत जरूरी है। जो चुने हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल से हैं, उनको मिल बैठ के क्षेत्र के लोगों के लिए बात करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। हमने कोई अपने घर के लिए थोड़ी ना करनी है, आम जनता को रिलीफ देना है। सबका ध्येय यही होता है राजनीति में, चाहे वो किसी भी दल का हो। जब तक अधिकारी इस लेवल से बाहर नहीं निकलेंगे और जो सरकार में जो बैठे हुए जो बड़े नेता हैं, जो इस बात चीज से बाहर निकलेंगे, आम जनता को कोई लाभ नहीं होगा। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है जी। चाहे कोई भी विभाग है जी। अच्छा लखनपाल जी, जैसे आपने बड़े विस्तृत इस बात को बताया है कि बस अड्डे को लेकर और सेक्रेटरी को लेकर क्या चैलेंज चल रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंट बात नहीं पहुंच पाती है। तो इसीलिए मेरा मकसद भी था कि आपके माध्यम से इस बात को मैं